तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युवान और शावी डीमन सोल सेक्ट को तबाह करने पहुंच चुके थे। शावी के जीशुआन सेक्ट ने एल्डर्स के साथ फाइट की, तो वहीं पर युवान डीमन सोल सेक्ट के मास्टर यान का मुकाबला कर रहा था। उन दोनों में काफी तगड़ी बैटल होने के बाद फाइनली युवान ने यान का काम तमाम कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर युवान ने सेक्ट मास्टर यान की बॉडी को नीचे पटक दिया था। अपने मास्टर को मरा हुआ देखकर डीमन सोल सेक्ट के एल्डर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवान उनके मास्टर को खत्म कर पाया। वो उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम कौन हो, तुमने हमारे सेक्ट मास्टर को खत्म कैसे किया। तभी युवान उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कह रहा था क्यों, क्या हुआ, अब अपने सेक्ट मास्टर का बदला लोगे क्या? अगर तुम सभी को रिवेंज लेना है तो फटाफट से लाइन लगाओ और मैं तुम्हें 1 बाय 1 तुम्हारे मास्टर के पास पहुंचा दूंगा। जो सुनते साथ ही वो एल्डर सीधा घुटनों पर आ गया। वो कह रहा था बच्चे, पता नहीं तुम कौन सी रिवेंज की बात कर रहे हो। हम भला उस बंदे से रिवेंज कैसे ले सकते हैं जिसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया। और उतने में उनमें से एक एल्डर ने सेक्ट मास्टर के पेट में सीधे अपनी तलवार घुसा दी। उसके ऐसा करते साथ ही मास्टर यान की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईवल एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वो एनर्जी वहीं पर वैनिश हो चुकी। वहीं पर डीमन सोल सेक्ट के सभी एल्डर्स कहने लगे कि फाइनली हम पर लगा हुआ सोल लॉकिंग कर्स अब हट चुका है। इस कमीने यान ने हमें न जाने कितने साल अपने इशारों पर नचाया, मगर आज फाइनली हम उसकी गुलामी से पूरी तरह से आजाद हो गए। वेल, इन सभी एल्डर्स की खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी एल्डर्स घुटनों पर आकर युवान को बताने लगे कि हमारा सेक्ट मास्टर यान काफी ज्यादा ईवल था। उसने हमारी सोल पर बड़ा ही भयानक कर्स सेटअप करके हमसे न जाने कितने सारे ईवल काम करवाए। हमें तो लगा था कि शायद इस जन्म में हम कभी भी उस कमीने के चुंगल से आजाद नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने यहाँ आकर हमें मुक्त कर दिया। अब हम भी बुराई के रास्ते को छोड़कर राइचसनेस को फॉलो कर पाएंगे। प्लीज अब हमारे सेक्ट के साथ साथ हमें भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब हमारा डीमन सोल सेक्ट आपका हुआ और आप ही हमारे नए मास्टर बनोगे। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके हमारे मास्टर बन जाए। उतने में ही युवान की सासू माँ अपनी जमाई राजा से कहने लगी कि लीडरशिप का चेंज होना कोई आम मसला नहीं हो सकता, ये काफी इम्पोर्टेंट मैटर है। इन सभी लोगों ने इमोशनल होकर तुम्हें अपना मास्टर बनाया है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो। दरअसल मास्टर जीव को पता था कि अगर उनका दामाद यहाँ का सेक्ट लीडर बना तो डीमन सोल सेक्ट के सारे ट्रेजर्स उसके कब्जे में जाएंगे। इसलिए वो युवान से कहने लगी कि तुम एक बार फिर से सोचो और तब तक मैं यहाँ के ट्रेजर साफ कर लेती हूँ। हाँ, मगर ये ट्रेजर वाली बात उसने जोर से नहीं बोली थी, ये तो उसके दिल की आवाज है। और अभी सभी लोग डीमन सोल सेक्ट के मेन हॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जीशुआन सेक्ट की वांगी ऑलरेडी मौजूद थी। उसने अपनी स्टोरेज बैग को ओपन करते हुए कई सारे बॉक्सेस को बाहर निकाल लिया। वो अपने मास्टर से कह रही थी कि ये है डीमन सोल सेक्ट का सारा ट्रेजर, जिसे हमने पूरी तरह से कलेक्ट कर लिया है। अब तो इस सेक्ट में फूटी कौड़ी भी बाकी नहीं, हमने सब कुछ साफ कर लिया। जो देख एल्डर जीव काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उन सभी संदूकों को घूरते हुए कहने लगी कि डीमन सोल सेक्ट के पास तो ढेर सारा ट्रेजर है। अगर हमारा जीशुआन सेक्ट इस फैक्शन पर अटैक नहीं करता तो शायद ये लोग अभी भी उस यान की ही गुलामी करते। जिसके बाद उन एल्डर से कहने लगी कि ये सारा ट्रेजर आप गिफ्ट के तौर पर हमें दे दो। आफ्टर ऑल हमारी वजह से आप लोग आजाद हो गए। अब बेचारा एल्डर इस पर क्या ही बोलता, वो तो अपना सारा ट्रेजर युवान के हवाले करना चाहता, लेकिन मास्टर जीव ने सही समय पर उस ट्रेजर पर कब्जा कर लिया। इसलिए वो युवान से कहने लगा कि अगर आप ये ट्रेजर इन्हें देना चाहते हो तो हमें कोई मसला नहीं। वहीं पर शावी एक संदूक को ओपन करते हुए उसमें का ट्रेजर चेक करने लगी, मगर उस चेस्ट के ओपन करते साथ ही उसमें से पॉइजनस ऑरा रिलीज होने लगती है। इसलिए शावी ने तुरंत ही वांगी को बता दिया कि इन संदूकों से दूर रहो, इसमें ऑलरेडी किसी ने पॉइजन मिलाया है। और फिर अचानक से इन दोनों को काफी ज्यादा वीकनेस फील होने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी सारी स्ट्रेंथ वैनिश हो गई और इसके तुरंत बाद ही ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। इतना ही नहीं, डीमन सोल सेक्ट के एल्डर भी वहीं पर पास आउट हो गए और साथ ही साथ मास्टर जीव को भी तकलीफ होने लगी। वो काफी ज्यादा गुस्से में युवान से कहने लगी कि ये तो तुम्हारे टाइशुआन टावर की 10 फ्रेग्रेंस मसल सॉफ्टनिंग पाउडर है। पता नहीं तुम्हारा क्या मसला है, तुम हर बार हमें धोखा देते हो। इधर हम देख पाते हैं कि शावी ने तो बस
बेहोश होने का नाटक किया था। और तब तक युआन की दोस्त रुआन भी वहाँ पर पहुँच गई। उसने तो सीधे वहाँ आते साथ ही मास्टर जियो के गले पर अपनी तलवार लगा दी। साथ ही युआन कह रहा था, सासू माँ आप काफी ज्यादा तेज हो, आपने तो हमारे पॉइजन को तुरंत ही पहचान लिया। साथ ही रुआन भी मास्टर जियो से कहने लगी कि सिर्फ तुम्हारी जियोशान सेक्ट ने ही डीमन सोल सेक्ट को नहीं बचाया, बल्कि उसमें हमारे टाइशुआन टावर का भी बहुत बड़ा हाथ है। सो ये ट्रेजर किसे मिलेगा इसका फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती। इधर शावी तो एकदम चुपचाप से इन सब की बातें सुन रही थी। उसने अभी तक कोई हरकत नहीं दिखाई। और उतने में टाइशुआन टावर के मास्टर वांग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं कि डीमन सोल सेक्ट का मास्टर यान मेरा पुराना दोस्त था। भले ही तुमने उसे खत्म कर दिया हो, लेकिन उसके सेक्ट को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर इस ट्रेजर को क्लेम करने की नौबत आ ही गई है तो ये सारा ट्रेजर हमें मिलेगा। जो सुनते साथ ही मास्टर जियो कहने लगी कि डीमन सोल सेक्ट काफी ज्यादा ईवल था, मगर तुम इतने लालची हो कि उनके वाहियात से ट्रेजर पर भी कब्जा करना चाहते। जो सुनते साथ ही वांग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो बताते हैं कि मैं तो बस एक ही ट्रेजर पर कब्जा करना चाहता हूँ, जो कि है तुम्हारी जियोशान सेक्ट की डीमन सेपरेशन बेल। इसीलिए ये सारा ट्रेजर तुम रखो और वो बेल मेरे हवाले कर दो। जिस पर मास्टर जियो कहने लगी कि भले मैं दिखने में थोड़ी सी बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं हूँ बड़ी शातिर। डीमन सोल सेक्ट अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए नाइन इमॉर्टल अलायंस उस बंदे से जरूर से बदला लेगी जिसके पास उनका ट्रेजर है। और तुम ये चाहते हो कि इस ट्रेजर को एक्सेप्ट करके मैं उड़ते हुए तीर ले लूं। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड सीधे मास्टर वांग के गले पर पॉइंट कर दी। वो कह रही थी कि अगर तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो तो मैं अकेली नहीं मरने वाली, बल्कि मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। जिस पर मास्टर वांग कहते, अरे चुड़ैल पहले मेरी बात तो सुन ले। तो जियो कहती है, ठीक है बुड्ढे, चल बता तेरी क्या शर्त है। जो सुनते साथ ही मास्टर वांग ने अपनी डीमन सबड्यूइंग बेल को बाहर निकाल लिया। वो कह रहे थे कि मैं अपनी ये डीमन टेमिंग बेल ऑफर करने के लिए तैयार हूँ, और बदले में तुम्हें भी डीमन सेपरेशन बेल को प्रोवाइड करना होगा। हम अपनी ये दोनों बेल्स अपने डिसाइपल्स के हवाले कर देंगे, और फिर युआन और शावी मिलकर इन्हें स्टडी कर सकते हैं। तो मास्टर जियो उनसे पूछने लगी कि बताओ इस स्टडी का टाइम लिमिट क्या होगा। तो मास्टर वांग कहते हैं कि 30 दिनों तक इन्हें स्टडी करने का मौका मिलेगा। हालांकि मास्टर जियो को ये टाइम काफी ज्यादा कम लगा। वो कहने लगे कि तुम तो मेरी भोली भाली सी शावी का फायदा उठाना चाहते हो। भला 30 दिनों में ये क्या ही तुम्हारी डीमन टेमिंग बेल को स्टडी कर पाएगी। और वैसे भी हमने इन दोनों की शादी एक शर्त पर की थी कि तुम अपने डीमन टेमिंग बेल को हमारी शावी के हवाले करोगे। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये बेल शावी के पास ही होनी चाहिए। जिस पर मास्टर वांग कहने लगे कि तुम तो हालातों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं ले रहे। यहाँ पर मेरे कई सारे लोग हैं, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी उस डीमन सेपरेशन बेल पर आसानी से कब्जा कर सकता हूँ, मगर मैं हमारे रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। आफ्टर ऑल तुम मेरी समधन हो। और अब इन दोनों की आंखों से लेजर लाइट बाहर निकलने लगी। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे का खून पीकर डकार भी नहीं लेंगे। सो अब इन दोनों के झगड़े छुड़ाने के लिए युआन बीच में आ जाता है। वो कह रहा था कि आप तो रिश्तेदार हो, मेरे ख्याल से आपने झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मास्टर जियो के हिसाब से शावी की कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, और इसी वजह से वो 30 दिनों के अंदर डीमन टेमिंग बेल को स्टडी नहीं कर पाएगी। और इन कुछ दिनों में मैं भी समझ गया हूँ कि मेरी प्यारी शावी काफी ज्यादा कमजोर है, तो क्यों ना ये मौका हम किसी और को दे। इस तरह से ना आप ऑफेंड होगी और ना हम होंगे। शावी को हटाकर मैं वांगी को चुनना चाहता हूँ। इसके साथ ही मैं अकेले में डीमन बेल की स्टडी करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि 30 दिनों तक तुम में से कोई भी मुझे और मेरी साली को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहीं पर शावी तुरंत ही समझ गई थी कि युआन जानबूझकर उसे उस डीमन बेल से दूर रखना चाहता है, और इसी वजह से वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए युआन का हाथ पकड़ लेती है। वो कह रही थी, हस्बैंड मैंने आपको दिलो जान से प्यार किया, लेकिन मुझे तो आइडिया नहीं थी कि आप इतने बड़े की हो। अब आपका मुझसे मन भर चुका है, इसलिए आप मेरी बहन पर भी डोरे डाल रहे। पता नहीं आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई। मैंने तो हमेशा आपकी हुक्म को सराखों पर रखा। वेल उसे युआन के इतने करीब देखकर रुआन के भी खून में आग लग गई। वो कहती है कि ये बंदी बहाना मिलते साथ ही युआन से फेविकॉल जैसे चिपक जाती है। इसका मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उतने में वांगी भी युआन के साथ झगड़े करना शुरू कर देती है कि आपकी मुझे लेकर बिल्कुल भी अच्छी नीयत नहीं, आपकी तो हमेशा निगाहें कहीं और निशाना कहीं और था। जो सुनते साथ ही मास्टर जियो भी बीच में आ गई। वो युआन से कहती कि भले ही तुम एक नंबर के बदतमीज हो, लेकिन इतने थरकी होंगे इसका मुझे भी अंदाजा नहीं था। हमारे तो भागे फूट गए जो हमने तुम्हारे जैसे नीच खानदान से रिश्ता जोड़ा। क्या सिर्फ एक हफ्ते में ही तुम्हारा शावी से दिल भर गया जो तुम मेरी दूसरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। ये सारी बातें सुनकर बेचारा युआन भी शौक था। उसने तो शावी के साथ अभी तक कुछ किया भी नहीं, मगर फिर भी उसे थरकी नीच पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था।
मतलब खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा बाहर आना। इनफैक्ट बेचारे मास्टर वांग को भी इन लोगों की बातों पर यकीन हो गया। वो युआन से कहने लगे कि एक ही बीवी को संभालना मुश्किल हो जाता और तुम तो अब दूसरी को भी लाने की फिराक में हो। मेरी बात हमेशा याद रखो, निवाला उतना ही खाओ जितना तुम चबा सको। मैं तो बस शावी को ही अपनी बहू मानता हूँ, वांगी को घर लाने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ शावी भी रोते हुए कहने लगी कि वांगी तो काफी ज्यादा छोटी है, प्लीज इस जन्म में आप मुझे ही हैंडल करो। सो इस तरह से फाइनली युआन भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद युआन और शावी एक चेम्बर में पहुंच जाते हैं। शावी खुश होते हुए कहने लगी कि तुम्हारी तो रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई, सबको ये लग रहा है कि तुम एक बदतमीज थर की हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी कि अब कोई भी फालतू के काम मत करना, वरना तो बची कुछ इज्जत भी चंदे जैसी बढ़ जाएगी। जिस पर युआन कह रहा था ठीक है, लेकिन तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हम दोनों भी इस चेम्बर में टोटल 30 डेज के लिए अकेले रहेंगे, इसलिए तुम भी थोड़ा सा कायदे में रहना। अगर कोई भी फालतू की नौटंकी करी तो फिर यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। ये जियोशान सेक्ट का फॉरबिडन ग्राउंड है। मास्टर जी और वांग भी अपनी डिमोनिक बेल्स को उस हॉल में पहुँचा देते हैं और अभी दरवाजा 30 दिनों तक बंद रहेगा। मास्टर वांग ने हुक्म दिया कि चाहे अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, 30 दिनों तक ये दरवाजा कोई भी नहीं खोलेगा, कोई भी उन दोनों के बीच में जरा भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सुनते साथ ही मास्टर जीव कहने लगी कि मेरे ख्याल से अगर 30 दिनों तक उन्हें अकेला छोड़ दिया तो उनमें से कोई एक ही जिंदा बचेगा। तो वांगू से बताते हैं कि इसकी फिक्र तुम मत करो, हमारा युआन काफी ज्यादा रोमांटिक है, उसके लिए तो ये मौका हनीमून से कम नहीं होगा और इस बार तो तुम भी बीच में दखल नहीं दे सकती। इतना कहते साथ ही मास्टर वांग ने उसे आंख मारी। जो देख जीव कहने लगे कि इनका तो पूरा खानदान ही थरकियों से भरा पड़ा है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें फॉरबिडन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर दोनों भी ट्रेजर्स युआन और शावी के सामने पहुँच चुके थे। शावी युआन से कहने लगी कि इसी पल के लिए तो तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्टडी करना पहला तुम शुरू करो। जिस पर युआन कह रहा था मेरी जान तुमने भी कुछ कम मेहनत नहीं की, बार बार बेशर्मो जैसे मुझसे लिपटना तुम्हारे लिए भी आसान नहीं था, तो क्यों ना पहली स्टडी की शुरुआत तुम करो। और इतना कहते साथ ही इन दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। इधर शाव दरवाजे के बाहर रुककर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। शावी कहने लगी कि हस्बैंड मुझे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा, आप इतनी पावर्स का यूज मत करिए। जिस पर युआन कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर स्टडी करने आया था, लेकिन तुमने ही मुझे प्रवोक किया, अब तुम्हें मेरी पावर्स को झेलना पड़ेगा। वेल इन दोनों की फाइटिंग को शाओ ने प्यार वाली लड़ाई सोच लिया था। वो कहता है कि मेरा भाई तो एक नंबर का बेवकूफ है, इससे तो कोई काम धीरे से नहीं होता, अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने भी शादी कर ही लेनी चाहिए। वेल शाओ को ये सारी बातें सुनकर जितना मजा आ रहा था, वांगी को उतना ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहने लगी कि हमने इस बैरियर को साउंड प्रूफ बनाना चाहिए था, पता नहीं अब हमें कितनी देर तक इनकी आवाजें सुननी पड़ेगी। इधर हॉल में युआन बड़ी तेजी के साथ शावी के हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। वो शावी से कहने लगा कि तुम तो मुझे अपने सेक्ट के ट्रेजर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रही। जिस पर शावी कह रही थी हाँ और तुम कौन सा बेल लेकर मेरे पास आए, तुम भी तो यही कर रहे हो, मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई ना कोई सीक्रेट इस बेल में छुपा होगा, मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि तुम अपने राज को राज रखने के लिए मुझे खत्म भी नहीं कर सकते। जिस पर युआन कह रहा था कि मुझे तुम्हें खत्म करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ और मेरा काम उतने में ही हो जाएगा। वही बैरियर के बाहर शाओ काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गया। वो कह रहा था कि ये दोनों भी हवस के पुतले हैं, देखो तो अभी तक नहीं रुके। इन दोनों को हमने ट्रेजर को स्टडी करने भेजा था, लेकिन इन्हें तो अपने रोमांस से ही फुर्सत नहीं मिल रही। जिस पर वांगी कह रही थी हाँ और हमें मजबूर होकर इनकी सारी बातें सुननी पड़ रही। इधर फाइट करने के बाद युआन और शावी ने एक ब्रेक ले लिया। युआन के हाथ में शावी की जूती थी, उसकी जूती को उसकी तरफ फेंकते हुए कहने लगा कि मैंने शायद तुम्हें काफी ज्यादा हल्के में लिया था, अगर हम ऐसे ही फाइट करते गए तो 30 दिन भी हमारे लिए कम हो जाएंगे। जिस पर शावी कहती कि मैं तुम्हारे सेक्ट की डीमन बेल को स्टडी करना चाहती हूँ। तो युआन उससे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे सेक्ट की डीमन सप्रेशन बेल का यूज करना चाहता हूँ, इसलिए अब हमें झगड़ा झगड़ी बंद करनी पड़ेगी, कोई किसी पर हमला नहीं करने वाला। तो शावी भी उसे हाई फाई देते हुए उसकी बात से अग्री हो गई और अभी दोनों भी उन बेल्स को स्टडी करना शुरू कर चुके। वेल उस बेल को हाथ में लेते साथ ही युआन को कुछ विजन्स नजर आते हैं, जिसमें वो अपनी स्पेसशिप को देख पा रहा था। उस स्पेसशिप की मशीन उसे बताने लगी कि हम स्पेस टाइम के टर्बुलेंस में फंस चुके हैं, हमारा नेविगेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, अब तो हम इस स्पेसशिप को बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। और फिर अचानक से ये लोग किसी अनजान दुनिया में खो जाते हैं। उस वक्त युआन का भाई
भी उसके साथ था। मगर युवान उस विजन को कम्प्लीटली देख पाई इससे पहले उसे तकलीफ होने लगी। उसने देखा कि शावी ने उसे हाई फाई देते हुए उस पर एक कर्स सेटअप कर दिया था, जिसके चलते युवान की फिजिकल स्ट्रेंथ ड्रेन आउट होने लगी। वहीं पर शावी काफी ज्यादा खुश थी। उसे लगा कि चलो इस बार तो मैंने युवान को लपेट लिया। मगर फिर उसे भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि युवान ने उसकी जूती के नीचे हिप्नोटिक फॉर्मेशन सेटअप किया था। सो इस तरह से इस मियाँ बीवी ने साबित कर दिया कि इनका एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लियान नाम की बंदी को देख पाते हैं, जो कि गाना गुनगुनाते हुए टाइम पास कर रही थी और उतने में उसे एक पैगाम मिला, जिसे लेकर वो अपनी जियो केव की मेन हॉल में पहुंच गई। वो अपने मास्टर को बताने लगी कि 9 इमॉर्टल अलायंस के 3 अपर सेक्ट से ऑर्डर आया है। उन्होंने मुझे शावी और जियांग युआन को खत्म करने का मिशन दिया। वेल यहाँ पर हम उसके एल्डर को देख पाते हैं, जिसने बड़ा ही अजीब सा मास्क पहना हुआ था। वो कहने लगी कि जब से डीमन टेमिंग बेल और डीमन सेपरेशन बेल यहाँ पर आई है, तब से हमारी दुनिया में जरा भी शांति नहीं। जिस पर लियान कहती है कि शावी को खत्म करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान है, मगर युआन से निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। आफ्टर ऑल वो बंदा टाइशॉन टावर के टॉप 3 डिसाइपल्स में से एक है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मिशन को कंप्लीट कैसे करूंगी। जिस पर उसके मास्टर कहने लगे कि तुम्हें तो कुछ भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। अगर तुमने मना किया तो वैसे भी 9 इमॉर्टल अलायंस तुम्हें खत्म कर देगी। तो लियान उसे बताती है कि अब हमारी जियो केव में ज्यादा डिसाइपल्स नहीं बचे। अगर हम ऐसे ही मारे गए तो मसला हो जाएगा, इसीलिए हम तमाशा देखेंगे और उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। वेल उसके वहाँ से जाते साथ ही उसके मास्टर की गर्दन बेजान हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये बंदी उसे कंट्रोल कर रही हो। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।